अंजाम ख्वाहिश के प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ था। आज उसका प्यार करने का तरीका बहुत अलग था। वो ख्वाहिश को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली प्यार कर रहा था। उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होने दे रहा था। वही ख्वाहिश समझ चुकी थी कि ये कोई ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। वो भी अंजाम पर अपना प्यार लुटाए जा रही थी। कमरे में जल रही डिम लाइट में दोनों का चेहरा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग रहा था। और दोनों के बीच इस वक्त जो कुछ भी हो रहा था वो हद से ज़्यादा प्यार से हो रहा था। अंजाम ख्वाहिश के ऊपर था और उसने ख्वाहिश के हाथों को अपने हाथों में जकड़ा हुआ था और दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुबह होते होते जब दोनों बुरी तरह से थक गए तो अंजाम ख्वाहिश के बगल में लेटा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। ख्वाहिश ने उसके सीने पर अपना सिर रखा और बोली, आई लव यू मिस्टर ग्रीन आइज। ख्वाहिश ने उसके सीने पर अपना सिर रखा और बोली, आई लव यू मिस्टर ग्रीन आइज, लव यू सो मच। अंजाम ने भी उसे और ज्यादा अपनी बाहों में कस लिया और बोला, आई लव यू टू चिली फ्लेक, मुझे तुमसे प्यार हो ही गया। अंजाम की बात सुनकर ख्वाहिश के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। इस वक्त वो इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि और कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चली गई। वहीं अंजाम भी आज सुकून से सो रहा था। उसने सोच लिया था कि वो कल ख्वाहिश को सब कुछ बताएगा। सुबह के तकरीबन 6 बजे उसकी भी आग लग गई, लेकिन अभी उसे सोए सिर्फ 1 ही घंटा हुआ था कि उसका फोन बजा। कामाक्षी जी के फोन से कॉल आते देख उसके दिमाग में तुरंत परी का ख्याल आया। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। सामने से परी की रोती हुई आवाज आई, डैडी डैडी आप कहाँ हो? आप परी को छोड़कर चले गए। परी को आपके साथ सोना था, लेकिन आप परी को दादी के साथ सुलाकर चले गए। डैडी आप मेरी बात सुन रहे हो ना? अंजाम ने ख्वाहिश की तरफ देखा। वो एक गहरी सांस लेकर बेड से उठा और बालकनी की तरफ आया। परी रोती हुई बोली, डैडी कुछ तो बोलो ना, आप कहाँ हो? परी रोते हुए बोली, डैडी कुछ तो बोलो ना, आप कहाँ हो? क्या आप परी से प्यार नहीं करते? आप परी को छोड़कर चले गए। परी को कोई प्यार नहीं करता डैडी, आप भी नहीं करते। परी बहुत बुरी है ना, इसलिए कोई परी से प्यार नहीं करता। अंजाम का दिल पसीजने लगा। वो परी को छोड़कर आ गया था क्योंकि उसे ख्वाहिश की भी फिक्र हो रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि परी को प्यार नहीं करता था। परी में तो जान बसती थी उसकी। वो तुरंत उसे समझाते हुए बोला, नहीं नहीं परी बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डैडी आपसे बहुत प्यार करते हैं। डैडी बस अभी आपके पास आ रहे हैं। कुछ ही देर में डैडी आपके पास आ जाएंगे। परी जिद करते हुए, नहीं नहीं मुझे अभी डैडी चाहिए। डैडी प्लीज आप मेरे पास आ जाओ ना, नहीं तो परी सबको छोड़कर चली जाएगी। उसकी बात सुनकर अंजाम एकदम से सुनना हैरान रह गया। वो तुरंत बोल, नहीं परी बेटा ऐसे नहीं बोलते, आप डैडी को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। अब आप डैडी के पास ही रहोगी। डैडी आपको बहुत जल्दी एक सरप्राइज देंगे। परी सरप्राइज का सुनकर खुश हो गई। वो तुरंत बोली, डैडी मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो क्या आप मुझे दोगे? अंजाम हैरानी से बोला, आपको क्या चाहिए बेटा? आपको मेरी परी को जो भी चाहिए होगा उसके डैडी उसको ला कर देंगे। परी मुस्कुराते हुए बोली, एक ना एंजल है डैडी, वो मेरे को कभी कभी मिलती है। क्या आप उसे हमेशा के लिए मेरे पास ले आओगे? मुझे वह एंजल चाहिए। अंजाम उसकी बात सुन हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि परी किस एंजल की बात कर रही है, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही सामने से परी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अंजाम का दिल धक सा रह गया। वो परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ परी बेटा, आप अब ठीक तो है ना? लेकिन सामने से परी ने कुछ नहीं कहा, बस उसके रोने की आवाज सुनाई देती रही। अंजाम ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और दोबारा से कॉल किया, लेकिन सामने से कॉल रिसीव नहीं हुआ। अंजाम का दिल घबराने लगा। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और तुरंत वहां से निकल गया।
परी जोर से रोई जा रही थी। इस वक्त वो जमीन पर गिरी हुई थी और वर्तिका जो बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। परी सीढ़ियों से उतरते हुए अंजाम से बात कर रही थी और वर्तिका ने उसे पीछे से धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से वो सीधा सीढ़ियों से नीचे गिरी और उसके रोने की आवाज़ अंजाम के पास गई। वर्तिका एबल स्माइल के साथ बोली, तुम बेशक से किसी और से प्यार करो ना करो अंजाम, लेकिन इतना तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि अपनी बेटी से तुम बहुत प्यार करते हो और जब वो तकलीफ में हो तो तुम बेशक से कहीं भी हो, सब कुछ छोड़कर उसके पास दौड़े चले आओगे। न कहकर वो किसी शैतान की तरह हंसने लगी। परी अभी भी जमीन पर गिरी हुई रोई जा रही थी। वर्तिका उसके ऊपर झुकी और उसे अपनी गोद में उठाकर बोली, क्या हुआ परी बेटा, आप गिर कैसे गए, आपको चोट लगी क्या? परी रोती हुई उसकी गोद में झटपटाने लगी। उसे वर्तिका के पास नहीं आना था। उसे यूं खुद को धक्का देते देख वर्तिका को गुस्सा आने लगा, लेकिन फिलहाल उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और परी को लेकर हाल में आई। वो परी को चुप कराते हुए बोली, देखो परी बेटा, आप मेरी बात सुनो। मम्मा ना आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत बहुत प्यार। आप हमेशा मम्मा से दूर रही तो, लेकिन पता है मम्मा को आपकी कितनी याद आती है। मम्मा बिल्कुल नहीं चाहती कि आप किसी बोर्डिंग बेबी में रहो। मम्मा तो आपको अपने पास रखना चाहती हैं। अब आप मम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, हमेशा मम्मा के पास ही रहोगे। उसकी बातें सुनकर परी चुप होने लगी। उसे उस बोर्डिंग स्कूल में बिल्कुल भी नहीं जाना था। उसे चुप होते देख वर्तिका के चेहरे पर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोली, अब तुम क्या करोगे अंजाम, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन परी परी ऐसा हथियार है मेरे पास जिससे मैं तुम पर ऐसा वार कर सकती हूँ कि तुम चाहकर भी बच नहीं सकते। उस ख्वाहिश का तो मैं अब वो हाल करूँगी कि वो सारी उम्र याद रखेगी और तुम भी हमेशा प्यार के लिए तड़पती रहोगी। बहुत शौक है ना तुम्हें उससे डिवोर्स लेने का और उस ख्वाहिश को अपनी बीवी बनाने का। अब देखो मैं क्या करती हूँ। परी ने जल्दी से अपनी आंखों के आंसू को साफ किया और उम्मीद भरी नजरों से वर्तिका को देखते हुए बोली, आप सच कह रही हैं मम्मा, आप परी को उस बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजेंगे, परी यहाँ पर डैडी के साथ रहेगी। वर्तिका ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ अब आप मम्मा और डैडी के साथ रहोगे। परी 1 मिनट में अपनी चोट तक भूल चुकी थी। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। वर्तिका ने चेहरा घुमाकर नहीं देखा, लेकिन जिस तरह से गहरी गहरी सांसें सुनाई दे रही थी वो समझ चुकी थी ये सांसें अंजाम की हैं, जो पागलों की तरह गाड़ी स्पीड से चलाकर त्रेहान मैंसन आया हुआ और फिर गाड़ी से उतरकर भागते हुए त्रेहान मैंसन के अंदर उसके चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट तैरने लगी। अंजाम परी चिल्लाते हुए अंदर आया। अंदर आते ही उसकी नज़र हॉल में सोफे पर बैठी हुई वर्तिका पर गई, जिसकी गोद में परी थी। अंजाम ने तुरंत आकर परी को उसकी गोद से लिया और परेशान होते हुए बोला, क्या क्या हुआ परी बेटा आपको, अब आप रो क्यों रही थी, आपको आपको चोट लगी क्या? बताओ ना डैडी को क्या हुआ था, आपको तब रोने क्यों लगे थे? परी अंजाम के गले से लगी और बोली, परी को कुछ नहीं हुआ डैडी, परी बिल्कुल ठीक है और अब तो परी बहुत खुश है। अंजाम को उसकी बात थोड़ी समझ में नहीं आई, लेकिन उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि परी ठीक है। उसने परी को अपनी बाहों में अच्छे से समेट लिया। वहीं दूसरी तरफ पेंट हाउस में ख्वाहिश की नींद खुली और उसने अपने बगल में अपना हाथ रखा। जब उसे अपने बगल में अंजाम नहीं मिला तो उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली और अंजाम को सच में वहां पर ना देखकर उसकी आंखों में नमी ठहर गई। उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर किया और अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। उसने अपना फ़ोन लिया और अंजाम को कॉल किया। फ़ोन अंजाम की पॉकेट में था और उसने अपनी गोद में परी को उठाया हुआ था। परी को वो सोफे पर बैठाकर दूध पिला रहा था। उसके सामने ही कामाक्षी जी भी खड़ी थी, इसलिए उसने अपना फ़ोन पूरी तरह से इग्नोर किया।
वो जानता था कि उसे ख्वाहिश का ही फ़ोन आ रहा होगा। अंजाम ने जब उसका कॉल रिसीव नहीं किया तो ख्वाहिश रोते हुए बोली, आपने तो हद ही कर दी मिस्टर ग्रीन आइज। एक बार फिर से वही सब जो कुछ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कल रात इतने प्यार से वो सब कहना, मुझे इतना प्यार करना और सुबह होते ही गायब हो जाना, जैसे मेरे साथ आपको कोई रिश्ता ही ना रखना हो। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और बोली, जब आपकी ज़िंदगी में मेरी ही कोई वैल्यू नहीं है तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी मिस्टर ग्रीन आइज। अब आपको अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि आप मुझे कोई प्यार नहीं करते। रात को आपको मेरी ज़रूरत होती है तो आप मेरे पास आ जाते हो, लेकिन सुबह होते ही वो ज़रूरत भी ख़त्म हो जाती है और आपके सिर से प्यार का नशा भी। मैं ये सब और नहीं सह सकती। मैं रोज़ रोज़ ऐसे तड़प नहीं सकती। अब आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। इतना कहकर उसने अपने आंसू साफ किए और बेड से उठकर क्लोजेट की तरफ आई। उसने सोच लिया था कि वो ऑफिस जाकर अंजाम से अपने दिल का हर वो एक सवाल करेगी जिसका जवाब वो चाहती है। वो ऑफिस के लिए तैयार हुई, नीचे पार्किंग एरिया में आई। गाड़ी उसके लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन वो गाड़ी में नहीं बैठी और वहां से यूं ही जाने लगी। बॉडीगार्ड ने उसे तुरंत रोका और बोला, प्लीज मैम, आप ऐसे अकेले नहीं जा सकते। आप प्लीज इसी गाड़ी में जाइए। अंजाम सर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आपको अकेले कहीं नहीं जाने दिया जाए। ख्वाहिश ने उस बॉडीगार्ड को घूर कर देखा और बोली, मैं इंसान हूँ, कोई चीज़ नहीं जिसे आप बंद करके रखेंगे। अपनी सेफ्टी में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। बॉडीगार्ड ने जल्दी से अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और अंजाम को कॉल किया, लेकिन अंजाम ने सामने से कॉल रिसीव ही नहीं किया। ख्वाहिश अपार्टमेंट से बाहर आई और कैब और ऑटो ढूंढने लगी, लेकिन तभी एक गाड़ी खुद ब खुद उसके सामने आकर रुकी। ख्वाहिश उस गाड़ी को देखते ही पहचान चुकी थी, क्योंकि कल वो इसी गाड़ी से ऑफिस गई थी। वैभव की गाड़ी अपने सामने देखकर उसने पूरी तरह से वैभव को नज़रअंदाज किया और वहां से आगे जाने लगी। ड्राइविंग सीट पर बैठे वैभव की गुस्से से मुट्ठियां कस गईं। उसने तुरंत अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और एक बार फिर से ख्वाहिश के आगे रुककर तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर ख्वाहिश के सामने आया। ख्वाहिश अभी भी उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। वैभव उसे देखते हुए बोला, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? ख्वाहिश हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस मैं ऑफिस जा रही थी तो मुझे लेट हो रहा था। मुझे ऑफिस टाइम पर पहुंचना है, मैं चल रही हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। वैभव ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोका और बोला, अगर तुम ऑफिस जाने में लेट हो रही हो तो फिर तो तुम्हें मेरा थैंक यू बोलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आ गया। वो क्या है ना, मेरा ऑफिस भी तुम्हारे ऑफिस से थोड़ी ही दूर पर है। यहाँ पर आ गया तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। ख्वाहिश तुरंत बोली, नहीं इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगी। वैभव उसका रास्ता रोकते हुए बोला, अरे तुम मुझसे इतना शर्म क्यों खाती हो? कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लगता? अरे ऐसा है तो मुझसे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ना, तुमसे मैं और अंजाम बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसे तुम्हारे मेरे साथ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं तुम्हें सेफली ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। आओ मेरे साथ चलो। ख्वाहिश उसके साथ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वैभव को अब तक इतना तो जान ही चुकी थी कि वो उसका आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। अब उसे अफसोस हो रहा था क्यों वो अंजाम की गाड़ी को ना लेकर यूं ही अपार्टमेंट से बाहर आई। अगर उस गाड़ी में होती तो कम से कम उसे वैभव का सामना ना करना पड़ता। वो चुपचाप वैभव की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वैभव के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो उसे गाड़ी में बैठते हुए देख बोला, बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि तुम मेरी गाड़ी में क्यों नहीं बैठना चाहती, इसलिए ना क्योंकि तुम उस अंजाम के लिए पागल हो। पर आज मैं तुम्हारा पागलपन ठीक करूंगा।
आज उसे अंजाम का पता चलेगा कि अगर वो अपने बेनिफिट मेरे साथ शेयर करता तो कितने फ़ायदे में रहता। तुम्हें वो भी यूज़ करता और मैं भी, और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। इतना कहकर चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए वो अपनी गाड़ी में आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ख्वाहिश ने नज़र घुमाकर उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो वह सब जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना चाहती थी ताकि अंजाम से बात करे। और अगर अंजाम इस बच्चे को नहीं अपनाना चाहता तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाए। वो अंजाम के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वैभव उसे देखते हुए कहा, वैसे अंजाम बहुत लकी है। उसे तुम्हारी जैसी खूबसूरत पर्सनल असिस्टेंट मिली। ख्वाहिश उसकी इन सब बातों से बहुत ज्यादा पक चुकी थी। पहले भी वैभव ने यही सब बातें की थी और अब फिर से वो पुरानी बातों को दोहरा रहा था जिन्हें सुनने का ख्वाहिश का बिल्कुल भी मन नहीं था। वैभव मुस्कुराते हुए बोला, वैसे अंजाम की किस्मत तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है। पहले बीवी इतनी खूबसूरत मिली और फिर बेटी भी इतनी प्यारी और अब पर्सनल असिस्टेंट भी इतनी खूबसूरत। किस्मत हो अंजाम त्रिहान जैसी। ख्वाहिश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। वो बस एकदम सुन्न होकर वैभव की तरह देखती रही। अब इन बातों के बाद वैभव ने जो कुछ भी कहा, ख्वाहिश को ना कुछ सुना और ना कुछ समझ आया। उसके कानों में तो सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, पहले ही बीवी इतनी खूबसूरत मिली और फिर बेटी भी इतनी प्यारी और अब पर्सनल असिस्टेंट भी। वैभव की बातें सुनकर ख्वाहिश एकदम से हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा कि अंजाम शादीशुदा है और उसकी एक बच्ची भी है। उसकी आंखों में नमी ठहरने लगी और दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया हो। वैभव ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो ख्वाहिश एकदम से होश में आई। वो उसकी तरफ देखते बोला, क्या हुआ तुम्हें? कल तो जब त्रिहान स्टेज पीछे छूट गई थी तो तुम चिल्लाकर बोली, और आज लगभग से हम 5 मिनट से त्रिहान इंडस्ट्रीज के सामने खड़े हैं और तुम कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही हो। वैभव की बात सुनकर ख्वाहिश ने सामने की तरफ देखा जहाँ त्रिहान इंडस्ट्री थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। एक ही पल में उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया पलट गई। वो गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी लेकिन उससे दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा था। वह उसके एक्सप्रेशन देखकर डेविल स्माइल के साथ बोला, मतलब मेरा शक सही था, तुम्हें अंजाम के शादीशुदा होने के बारे में पता ही नहीं था। ओह गॉड, तुम जैसी भोली भाली लड़कियां अंजाम को ही क्यों मिलती है, मुझे क्यों नहीं? बट नो इशू, तुम हो ना, तुम्हें मैं अच्छे से इस्तेमाल करूँगा। अब बस तुम अंजाम के सामने जाओ और फिर अपना लड़कियों वाला रोना रोना शुरू करो और वो धक्के मारकर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालेगा। उसके बाद तुम्हें ये वैभव अरोड़ा ही तो संभालेगा। इतना कहकर वो हंसा। ख्वाहिश अभी भी गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। वैभव पीछे से उसके ऊपर झुका। ख्वाहिश एकदम से सहम गई। अब तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास बस झूठ और फरेबी है। वैभव ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसकी कमर को हल्का सा चलाया और बोला, तुम इतना परेशान क्यों रही हो? डोंट वरी, आज तुम बिल्कुल भी लेट नहीं हो। तुम टाइम से ऑफिस पहुंच चुकी हो, कोई तुम्हें नहीं डांटेगा। ख्वाहिश ने उसे कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें चुराने लगी। वैभव ने जानबूझकर अपने हाथ उसकी गर्दन के बिल्कुल करीब किए और बोला, वैसे तुमसे एक बात कहूँ? ख्वाहिश कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बुरी तरह से काँप रही थी। वैभव उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, अगर कभी अंजाम से बोर हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारी जॉब ऑफर है, दिन के लिए और रात के लिए भी। एंड यू नो व्हाट आई मीन, पैसों की फिक्र मत करना, जितने अंजाम दे रहा है उससे ज़्यादा मिलेंगे। उसकी बातें सुनकर ख्वाहिश की आंखों में ठहर रही नमी आंसू बनकर बाहर बह निकले।
उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि अब पूरी दुनिया उसे किस नज़रों से देखेगी। वो लगभग से वैभव को धक्का देती हुई गाड़ी से बाहर निकली और तुरंत इंडस्ट्रीज के अंदर चली गई। वैभव हंसा और बोला, तुम्हें ऑफर तो मैंने दे दिया है और आई नो तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट जरूर करोगी। आखिर तुम्हें भी तो अब लग्जरियस लाइफ जीने की आदत हो चुकी होगी और अंजाम के बाद अगर तुम्हें कोई इतने ऐशो आराम दे सकता है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ। इतना बोलते हुए उसने त्रिहान इंडस्ट्री के अंदर गई ख्वाहिश की तरफ देखा, जो फिलहाल उसे नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन वैभव के चेहरे पर इनविटेबल स्माइल थी। उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ राइस अंदर आई, लेकिन उसकी ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसकी धड़कन भी नॉर्मल चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई हो। भले ही अंजाम कहता नहीं था, लेकिन एक उम्मीद उसके दिल में थी कि शायद अंजाम और उसका फ्यूचर होगा। पर अब तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में एक मिस्ट्रेस ही है। उसे खुद से नफरत हो रही थी और साथ ही साथ अंजाम से भी। ऊपर जाने की बजाय वो वापस इंडस्ट्रीज के गेट पर आए। वहां खड़े गार्डों की तरफ वो देखते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो गार्ड हल्का सा मुस्कुराए और बोला, पूछिए ना, मैं आपको क्या पूछना है। दरवाजे पर खड़ी ख्वाहिश का दिल धक सा रह गया। वो अभी कुछ देर पहले ही त्रिहान मेंशन में एंटर हुई थी और जैसे ही उसने सामने परी को अंजाम और वर्तिका के साथ देखा और उनके बीच हो रही बातों को सुना, तो उसे अपने दिल में कुछ टूटा हुआ सा महसूस हुआ। राम गुस्से से बोला, अगर परी चाहती है कि तुम उसके पास रहो तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें जहाँ जाना है तुम बाद में चले जाना, फिलहाल तुम परी के साथ रहो। वर्तिका तुरंत बोली, मुझे कहीं जरूरी काम है। परी जल्दी से उसकी तरफ आए और उसके पैरों से लिपटे हुए बोली, नहीं मम्मा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। वर्तिका ने परी के हाथों की तरफ देखा। उसने अपने हाथों में आइसक्रीम का बाउल पकड़ा हुआ था। उसने एक झटके से परी को दूर किया तो परी के पैर लड़खड़ा गए और वो नीचे गिर गई। वो आइसक्रीम का बॉल भी गिरा और कांच टूटकर परी के हाथ में लग गया। अंजाम गुस्से से कांपते हुए तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने परी को जल्दी से उठाया। परी बहुत ज्यादा रोने लगी। वर्तिका फ्रस्ट्रेट हो गई। अंजाम परी को चुप करवाते हुए बोला, कुछ कुछ नहीं हुआ परी,